स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दवे और रोज की तरह आज फिर आपके बीच लेके आ गया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों आज की क्लास में ऐसा क्या है। तो आज की क्लास में ऐसा ये है कि आज मैंने आपकी क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऐड किए हैं। यानी कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो देख ही रहे थे, लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम का पार्ट बनने वाले हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। जो बच्चे सीरियस हैं उन्हें क्लास में लास्ट तक रुकना है। 40 मिनट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन 40 मिनट में आप आगे के अपने 40 साल संभालने वाले हैं। इसलिए जो बच्चे सीरियस हैं उन्हें क्लास में रुकना है और सारे क्वेश्चन को देखना है, सॉल्व करना है। जितने कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आज ही सीख लेना है। सिलेक्शन जो होता है वह ये समझिए कि वो अचानक नहीं हो जाता है। जो डेली प्रैक्टिस में होता है उनका सिलेक्शन तय हो जाता है किसी भी दिन। यानी जब वो कोई भी एग्जाम देंगे तो आने वाले एग्जाम में किसी भी दिन उनका नाम आ सकता है और वो एग्जाम में सफल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, इसलिए प्रैक्टिस में जुड़े रहिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है और किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक देय 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपए है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे धनराशि पूछा है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 40% वार्षिक दर है, उधार दी गई है निश्चित धनराशि, लेकिन अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक देय है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें पहले अर्धवार्षिक तक का निकाल लेना है। मैं आपको बता दूं कि अर्धवार्षिक ये तिमाही देय होता है ब्याज। तो इसका फर्क पड़ता कहाँ है? इसका फर्क पड़ता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पर। साधारण ब्याज का इस भाषा से कोई लेना देना नहीं है। साधारण ब्याज तो आपको पता ही है कि अगर 1 साल का 100 रुपये आपको ब्याज मिला तो आधे साल का आपको 50 मिलेगा। यानी कि साधारण ब्याज साधारण ही होता है। अगले वर्ष का भी 100 होगा, उसके अगले का भी 100 होगा, यदि दर और मूलधन वही है तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में दर भी वही है, मूलधन भी वही है, लेकिन अगर वहां बोल दिया अर्धवार्षिक तो उसके ब्याज पर जरूर इसका फर्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि करना कैसे है। तो 40% दर तो वार्षिक है, जबकि हमें गणना करनी है अर्धवार्षिक यानी आधे साल की। तो 40% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक जो आपकी दर होगी वो कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 20%। बोलो होगी ना। और 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक, अब आपको ब्याज लगाना है 1 वर्ष का और आप कह रहे हैं कि ब्याज की गणना तो अर्धवार्षिक करनी है, यानी कि हर 6 महीने में। तो 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन देने कितने बार जाओगी? ब्याज देना कितने बार है? 2 बार। 6 माह और 6 माह, बात समझ रहे हैं ना। 6 माह और 6 माह। तो जितने बार आप ब्याज का भुगतान करते हैं उतने की आपको लगानी है घात, यानी वही आपका टाइम होता है। कितने बार देने जाना है ब्याज? 2 बार। तो कितने कॉलम बनेंगे? तो यहाँ आपको 2 की पावर लगा देनी है और 5 का वर्ग अपना हो जाएगा 25 और यही आपका मूलधन होने वाला है। यही आपका मूलधन होने वाला है। तो 25 मूलधन है और हमें 2 बार ब्याज चुकाना है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहले आप ब्याज तो ले लो। तो 25 का 20% या 1/5 निकालोगे तो 5 ही आएगा। 25 का 10% हो गया 2.5, तो 20% 5 ही होगा। या 25 का 1/5 तो 25, यहाँ भी 5 मिलेगा। ये तो हो गया अपना साधारण ब्याज। कब कब का है? 6 माह का, 6 माह का। 6 माह के 2 कॉलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर लगाई है। जितनी बार आप ब्याज देते हो उतने की पावर यहाँ पे आती है। ठीक, अब हमें चाहिए है ब्याज पर ब्याज। तो पहले वर्ष ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, दूसरी पहले वर्ष का ब्याज पर ब्याज अगले वर्ष मिलता है। यानी कि 5 का 1/5, 5 का 1/5। दर क्या है हमारी? 20%, मतलब 1/5। तो आपको 5 से 5 ये कट जाएगा, यानी कि ब्याज मिलेगा 1। और मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जब भी आप प्रतिशत से भिन्न बनाते हैं और अगर ऊपर 1 है
फिर आपने यहाँ समय की पावर लगा दी, कितने टाइम से आपको ब्याज चुकाना है, 2 बार। तो अगर यहाँ आप 5 का वर्ग लिखते हैं तो आप यहाँ 5 पे 1 की घात लिखेंगे और लास्ट में आपको 1 ही लिखना है, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन समझो, उसने क्या बोला है, 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन कब, जब अर्धवार्षिक हो, यानी 6-6 महीने में 2 बार जब आप चक्रवृद्धि ब्याज लो, और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 200। तो यहां देखो आप, ये जो आप मूलधन को छोड़ के नीचे यहां पर देखते हैं, ये क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना है, 11, ठीक। उसके बाद जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये तो साधारण ब्याज है। तो ये कब का साधारण ब्याज है, 6 महीने का। 6 महीने का साधारण ब्याज 5 है, फिर 6 महीने का साधारण ब्याज 5 है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, अरे आधे वर्ष का 5, फिर आधे वर्ष का 5, तो टोटल साधारण ब्याज 10 हुआ ना, 10 हुआ ना। तो साधारण ब्याज पर अर्धवार्षिक, तिमाही, इसका कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो साधारण ब्याज जो है 5 और 5 कितना है, 10 ही है। तो यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज 10 आ गया। और अगर आप चाहो तो मूलधन कितना है, मूलधन है 25, और साधारण ब्याज कैसा लगना है, 40% वार्षिक। तो 25 का 40%, 25 का आप 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। 25 का 40% निकालोगे, 40% का मतलब होता है, क्या होता है, 2/5। देखो 5 से जाएगा 5 25, 5 दूनी 10। देखो, तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि अर्धवार्षिक, तिमाही, इस दर का प्रभाव साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पर पड़ता ही नहीं है। तो आपको इसकी गणना करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां आप देख लो साधारण ब्याज कितना है, 6 महीने का 5, 6 महीने का 5, तो टोटल 12 महीने यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 10, और चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने लिखा है 11। तो अंतर कितना है, 1। तो उनके हिसाब से अंतर कितना दे रखा है, उनके हिसाब से अंतर है 200, अपने हिसाब से अंतर है 1। चाहिए है मूलधन, वह धनराशि यानी कि 25। तो अपना हो गया 25 दूनी 50, 2 शून्य का 2 शून्य, आंसर होने वाला है 5000। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। चलिए, एक विक्रेता 300 रुपए में 20 सेब खरीदता है और उन्हें 300 रुपए में 15 की दर से बेचता है। 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए सेब खरीदे और कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो देखो, जितनी आप वस्तु खरीदते हो उतनी ही तो बेचते हो, यानी कि सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि मतलब जब मुझे 300 रुपए का लाभ होगा तो मैंने कितने सेब बेचे हैं, या तो आप बेचे बता दो या खरीदे, क्योंकि जितने आप खरीदोगे उतने आप बेचोगे भी। तो देखो, बार बार 300 लिखा है, इस वजह से बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। सिंपल सी बात है कि 20 सेब उसने खरीदे हैं। कितने सेब खरीदे हैं, 20। कितने रुपए के खरीदे हैं, 300 के। तो 20 सेब कितने रुपए के हैं, 300 के। मैं आपसे पूछता हूं एक सेब कितने रुपए का है, तो आप यही कहेंगे 300/20, यानी एक की वैल्यू निकालते हैं तब भाग कराते हैं, 2 से जाएगा ये 15 बार। एक सेब 15 रुपए का खरीदा है, ये अपना कॉस्ट प्राइस आ गया। अब जब उसने बेचा है तो उसने बेचे हैं 15 सेब, 15 सेब बेचे हैं किस रेट पर, 300 में ही। तो एक सेब कितने का हुआ, एक सेब हो गया 300/15 का, 15 दूनी 30, शून्य का शून्य, यानी कि 20 रुपए में बेच दिया, ये अपना सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये तो एक सेब का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि एक सेब 15 रुपए में खरीदा, एक सेब 20 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 रुपए का। तो एक सेब पर 5 रुपए का लाभ होता है, यानी कि 5 रुपए का लाभ कमाना है तो आपको एक सेब खरीदना पड़ेगा और एक सेब बेचना पड़ेगा। भाई जितना खरीदोगे, जब बेचोगे तो पहले खरीदने भी तो जाओगे कहीं से, है ना। तो आपको कितने रुपए का लाभ कमाना है, आपको 300 रुपए का लाभ कमाना है, और एक सेब से 5 रुपए का लाभ होता है, तो 5 रुपए में एक सेब बनता है। तो 300 रुपए का लाभ बनाने के लिए आपको कितने सेब चाहिए, अरे भाई 5-5 के जितने हिस्से होंगे वही तो सेबों की संख्या है, यानी कि हिस्से मतलब भाग। तो 5 से आपको सिर्फ भाग करा देना है, 5 छक्के 30, शून्य का शून्य, यानी कि 60 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। 60 रुपए नहीं, सॉरी, 60 कितने, 60 सेब हमें खरीदने चाहिए और 60 ही सेब हमें बेच देने चाहिए, है ना। तो हमसे पूछी थी सेब की मात्रा। एक सेब पर 5 रुपए का लाभ होता है, तो 300 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने सेब चाहिए, तो 5-5 करके जितने भाग हो जाएंगे वही हमारे सेबों की संख्या होगी, इसलिए मैंने भाग करा दिया।
ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कई बार क्या होता है कि दिखते तो क्वेश्चन जो है आसान दिखते हैं, लेकिन बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं, बार बार 300 देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। चलिए, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। कभी भी इस टाइप की आप भाषा देखो, सबसे पहले उनकी कार्य क्षमता आपको निकाल लेना है। कौन कौन है? अपना कपिल है, अपना मोहन है और राजू है। कितने दिन में कर रहे हैं? 18, 36 और 54 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम लेना है फटाफट, आ गया 108। ये होता है हमारा टोटल वर्क, सभी को मालूम है। 18 से जाएगा 6 बार, 18 से आपको भाग करा देना है 6 बार, 36 से जाएगा 3 बार और 54 से जाएगा 2 बार। ये होती है इनकी, क्या होती है इनकी? ये क्षमता, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है? जो उसने कहा है वो आपको कर देना है यहाँ पे। मोहन ने पूरा कार्य होने से 8 दिन पहले, तो मैंने आपको बताया था अच्छा कॉन्सेप्ट कि कभी भी यहाँ पे पहले लिखा हो तो आपको उतना काम निकाल के इसमें जोड़ देना है। कौन? मोहन। मोहन एक दिन में, ये एक दिन का होता है, क्योंकि 18 दिन, 36 दिन, 54 दिन, 36 दिन में 108 यूनिट काम किया, तो एक दिन में कितना? 3। यही तो क्षमता कहलाती है, एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 8 दिन का छोड़ के गया है, मतलब 8 या 24 यूनिट काम छोड़ देगा। ये लो, 24 काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई ना कोई तो करेगा। अब उसके बाद राजू पूरा होने से 6 दिन पहले चला गया, इसने 6 दिन का काम छोड़ा है, 6 दूनी 12, तो आपको ये 12 भी इसमें शामिल कर देना है, जोड़ देना है। 8, 2, 10 और 4, 14, यहाँ 1, 2, 1, 3 और 1, 4, 1 का 1, यानी 144 यूनिट काम आपको करना है। अब कोई छोड़ के गया है तो किसी ना किसी ने तो किया होगा, अब हमें तो नहीं मालूम कि कार्य कितने दिन में हुआ है ना। तो जितने दिन पहले का इसमें लिखा हो वो काम निकाल के आपको जोड़ देना है, जितने भी लोग हैं सबसे करा देना है। अब वो जाते रहेंगे जब उनको जाना है। 6, 2, 8, 8 और 3 हो गया अपना 11, यानी 144 यूनिट काम है। कितने के हिसाब से कराना है? 11 के हिसाब से कराना है, तीनों से, किसी को आपको हटाना नहीं है। जब यहाँ लिखा होता है बाद, तब हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना। तो 11 से जाएगा एक बार, यहाँ जाएगा अपना 3, हो गया 34, 11 तिया 33 और शेष फल बचेगा, यानी 1 तो दशमलव में आएगा। लेकिन उसने पूछा है सन्निकट, यानी लगभग बता दो आप, तो लगभग कितने दिन लगेंगे? 13 दिन, दशमलव में पूछे ही नहीं है, तो आंसर हो गया 13 दिन, ठीक है ना। तो जीडी 2022 का क्वेश्चन है। चलिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दोस्तों, कई बार, तो भाई हमें तो अपना काम बनाना है, यानी हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। अब वो चाहे किसी एग्जाम से रिपीट होके आ जाए, कॉपी पेस्ट होके आ जाए, इससे हमें क्या लेना है। चाहे आसान क्वेश्चन हो या कोई अच्छा थोड़ा लेवल रखने वाला क्वेश्चन हो जिसकी भाषा थोड़ी सी फंसी हुई हो, तो ये सारी चीजें हमें नहीं सोचना है। आसान क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए, कुछ पुराने क्वेश्चन भी आने चाहिए, तो सारी चीजें आपको सिर्फ विश्वास के साथ सीखना है, जो मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ। बड़ी मेहनत से आपके बीच क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो जरूर आपकी मेहनत और मेरी मेहनत भगवान ने चाहा तो जरूर सफल होगी, बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, रमेश और नरेश समान बिंदु से 1920 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ समान दिशा में दौड़ते हैं, यानी कि ये अपना रेस का क्वेश्चन है। ये वृत्त में दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन है? 2 लोग हैं, अपना रमेश है, रमेश दौड़ेगा, और एक और बंदा है, कौन है? नरेश है, नरेश भी दौड़ेगा इसी दिशा में। ये लो, नरेश हो गया। अब ये दोनों समान दिशा में दौड़ रहे हैं और वृत्ताकार ट्रैक पर 1920 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ रहे हैं। 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 40 से कौन दौड़ेगा? पहला वाला व्यक्ति, ये 40 से जा रहा है ना, 40 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा व्यक्ति जा रहा है 64 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्या पूछा है, दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय बाद पहली बार ट्रैक पर मिलेंगे। अरे भाई, एक बार रेस कंप्लीट हो गई, ये स्टार्ट हो गई, अब आगे कौन निकल जाता है? जो व्यक्ति तेज दौड़ता है, यानी कि नरेश जैसे तेज दौड़ रहा है, तो वो इससे आगे निकल जाएगा। अब दोबारा कब मिलेगा? दोबारा तो दूसरे राउंड में मिलेगा ना, और दूसरा राउंड इसके पास कब आएगा? कब आएगा? जैसे ही पहला राउंड कंप्लीट होगा, यानी बीच का गैप कितना है? बीच का गैप कितना है? बीच का गैप जितनी दूरी है 1920 मीटर। जैसे ही 1920 मीटर कवर हो जाएगा, वे पहली बार मिलेंगे। यही पूछा हमसे, पहली बार कब मिलेंगे?
तो देखो समान दिशा में है, समान दिशा में चालें घट जाती हैं 64 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड है, सबको मालूम है। ये पीछे रह जाएगा, ये व्यक्ति आगे निकल जाएगा क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। समान दिशा में चालें घट जाती हैं, घट के चाल आ गई 24 मीटर प्रति सेकंड, 24 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चाल आ गई। अब 24 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जितने समय में आप इसको कवर कर लोगे उतने ही समय में आप मिल जाओगे, क्योंकि ये व्यक्ति मिलेगा तब जब आप दोबारा चक्कर लगा के आ जाओगे। और एक चक्कर कितने का है? 1920 का है। 1920 मीटर कवर करना है 24 के हिसाब से। 24 से काट सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 12 से उड़ा दो, 12 दूनी 24, 12 एकम, 12 6 72, शून्य का शून्य, 2 से अपना जाएगा 8 बार, 2 8 16, शून्य का शून्य। आंसर हो जाएगा 80 सेकंड में 1920 मीटर बीच का कवर हो जाएगा, दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा, व्यक्ति इसको मिल जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 80 सेकंड। ठीक है ना। चलिए आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन है। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 30 और 34 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? अब बहुत से बच्चे करते क्या हैं, एक तो घबराहट होती है उन्हें क्वेश्चन को देखते ही कि अरे भाई ये लो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया, और फिर वो सोचते हैं कि यार सारी भुजाएं अलग अलग हैं, लिखा भी नहीं है कहीं पे कि समकोण त्रिभुज है, तो अलग अलग भुजाएं हैं तो विषमबाहु त्रिभुज होगा, और एस एस माइनस ये सारी चीजें करने बैठ जाते हैं। अब आपको अच्छे से मालूम है, पहले आप इसका अर्ध परिमाप निकालोगे, फिर उसमें से घटाओगे, अंडर रूट को सॉल्व करोगे, तो टाइम तो लगभग सभी को लगता है, लेकिन आप क्वेश्चन को पहचाने ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये कौन सा त्रिभुज है? तो इसमें लग रही है देखो ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट का रेशियो इसमें हो रहा है। आप इसको काट के देखो, 2 8 16, 2 से जाएगा 15 बार, 2 से जाएगा 17 बार, तो ये ट्रिपलेट का ही तो रेशियो लिखा है 8 15 17। ये क्या है? ट्रिपलेट है। मैंने आपको बोला था आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी एक दिन क्लास रखते हैं और आपको ट्रिपलेट याद करा देते हैं और साथ ही बनाना भी सिखा देंगे कि बनते कैसे हैं। ठीक है ना। अब जिन्हें ट्रिपलेट इसमें दिख रही है कि यार अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं जो दी हैं अगर ये आपस में कट रही हैं तो पहले आप इन्हें काट लो, तो अगर आपने कोई ट्रिपलेट याद की होगी, लगभग 10-10 याद की होंगी, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। जैसे मुझे याद है कि ये 8 15 17 है, ठीक है ना। तो बस कुछ भी नहीं करना था, यानी कि समकोण त्रिभुज है और हमें पता है समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का कोई काम नहीं होता क्षेत्रफल में, सिर्फ ये दोनों भुजाएं उठानी है और एक भुजा का आधा कर दो। 16 का आधा होता है 8 और 3 8 24, यानी 240 हमारा आंसर हो जाता है। यानी पढ़ते पढ़ते हमारा आंसर आ जाता अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। लेकिन अब मैं एकदम से आपको डायरेक्ट भी नहीं बता सकता, क्या पता आपको मालूम है कि नहीं, तो आपको सिखाना भी है। तो देखो मैंने पहचान लिया काटने के बाद कि ये जो है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट लगी है 8 15 17, ये एक रेशियो में होती है, तो हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई ये तो ट्रिपलेट है, और बस जल्दी से हम पहचान गए कि ये तो भैया हमारा प्यारा सा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में इस भुजा का काम नहीं होता, सिर्फ इन दोनों भुजाओं का काम होता है। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार लंब गुणा, मतलब आधार गुणा लंब कर सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई बोल सकते हैं, तो यानी कि 16 गुणित 30 करते हैं। तो मैंने वही आपको बताया था कि किसी एक भुजा को आधा कर दो, 2 से भाग करना, मतलब आधा, 2 8 16 और 3 8 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता। तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आएगा ट्रिपलेट से, इसलिए ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो कर लो, और अगर नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मिलके बताओ, तो मैं इसके लिए भी एक क्लास जल्दी से लेके आ जाऊंगा आपके बीच। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो आरपीएफ एसआई का है, जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी उठाना चाहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देगा। एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से भरा है। इस 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के एक भाग को 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के से बदल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। तो देखो क्वेश्चन तो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अरे भाई ये कहाँ की केमिस्ट्री आ गई भाई, भूल जाते हैं कि यार हम तो यार मैथ का पेपर देने, मतलब इसमें तो मैथ आनी थी लेकिन ये तो केमिस्ट्री का लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि देखो इसमें 2 कैटेगरी है,
एक सल्फ्यूरिक अम्ल है 20% वाला विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें दूसरा एक है जिसमें 4% सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों को मिलाया है तो इस प्रक्रिया में बन गया है 10% सल्फ्यूरिक अम्ल वाला विलयन। तो भाई दो कैटेगरी है अलग अलग, दोनों को मिला के उनका रिजल्ट दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है एलिगेशन। तो भाई एक तो है हमारा 20% वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है हमारा 4% वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों को जैसे ही मिलाया जाता है बदल दिया 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है तो क्या बन जाता है 10% वाला। ये आपको यहां लिख देना है प्रतिशत, तीनों जगह प्रतिशत है मतलब इसका प्रतिशत का कोई भी काम है नहीं, सारी जगह प्रतिशत प्रतिशत कैंसिल हो गया। और इसके बाद हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, क्रॉस में हमें इनका अंतर लिखना होता है। क्रॉस में 10 और 4 का अंतर कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6। 10 और 20 का अंतर कितना हो गया, यहाँ आ जाएगा अपना 10, कटता है तो काट लो, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 5 बार, है ना। तो ये 20%, ये जो 20% वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा कितनी है 3, ये जो 4% वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है उसकी मात्रा कितनी है 5, और दोनों को मिला दिया तो विलयन कितना बन गया, आप कहेंगे 8। अब पूछा क्या है, फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का कितना भाग बदला जाता है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। देखो यहाँ ऑप्शन देखो आप, तो उसने पूछा है कितना अम्ल बदला जाता है, तो बदला किससे था, 4% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से बदल दिया जाता है, इससे बदला है, यानी बदलने वाली कैटेगरी है 5 बदला है। कितने में से, उसने कहा है विलयन का, तो ये है विलयन यानी कि 8 का, बताया था ना। का कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, भिन्न में नीचे वाली संख्या इस का को रिप्रेजेंट करती है। तो कितना भाग बदला है, 4% वाला, और 4% वाले की मात्रा कितनी आई है 5 बदला है कितने में से, 8 में से, तो आंसर हो जाएगा 5/8, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था और आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप इसे सीख पाए होंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समूह में 3 बुनकर 4 दिनों में 12 साड़ियां बना लेते हैं। ये 3 बुनकर क्या है, अरे बुनने वाले को बुनकर बोलते हैं, ये व्यक्ति है, 3 बुनकर, 3 लोग हैं ये, है ना। तो क्या बोला है, 3 बुनकर कितने दिनों में, 4 दिनों में, मिलके जो भी कार्य करते हैं या इस कार्य के बदले इनको जो भी पैसा मिलता है आपको लिख देना है इनके नीचे, इनके बटे में। 3 आदमी 4 दिन में 12 साड़ियां बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, ये बुनकर क्या है, 3 बुनकर, अरे बुनने वाले को बुनकर बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो 3 आदमी 4 दिन में 12 साड़ियां बना लेते हैं। प्रत्येक बुनकर द्वारा एक दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इसी कार्य क्षमता के साथ कितने, प्रत्येक का मतलब होता है एक बुनकर, प्रत्येक मतलब एक बुनकर द्वारा कितने दिन में, एक दिन में, दिन की जगह दिन लिख दो। कितनी साड़ियां बनाई जा सकती हैं, साड़ियों की संख्या नहीं मालूम है तो भाई यहाँ पे एक्स लिख दो, एक्स लिख दो, एस लिख दो, साड़ी लिख दो, जो लिखना है लिख दो। अब आपको पक्षांतर करना है, जब तक कटता है काट लो, 4 से जाएगा 4 एकम, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, एक्स यहाँ आ जाएगा, नीचे है बराबर किस साइड लाओगे, ऊपर आ जाएगा, और 1 गुणा 1 करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1। कितनी साड़ी बन जाएंगी, 1। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई 2024 का है। चलिए, और अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ हमारे सर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं हमारे सपनों के लिए, तो आपका सपना साकार होगा, समझ लो मेरा भी सपना साकार हो गया, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है और हमें बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए, आपके सर का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, और बीच में वीडियो को आपको लाइक भी कर देना है। ठीक है ना, चलिए, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि मुझे नहीं पता ये किस एग्जाम में आया था, ये मैं लेके आया हूं आपके बीच, नोट्स का क्वेश्चन है हमारे। ठीक है ना, तो
जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसलिए अब वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं भाई, जो रिपीट होंगे वो तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। और जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है अब वो भी मैं आपके बीच लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैं आपके बीच लेके आया हूं। चलिए, दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी चलने वाली ट्रेन से 180 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या है? ये है दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, है ना। और ये अपना दिल्ली है, ये अपना जयपुर है, ठीक है। मैं आपको समझा भी देता हूं। यहां से एक ट्रेन निकली है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक। और यहां से एक और ट्रेन निकली है जिसकी चाल होने वाली है 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कहने का मतलब ये है कि ये एक घंटे में 80 किलोमीटर चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन एक घंटे में 95 किलोमीटर चलती है। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए भी चल रही है क्योंकि इसकी चाल ज्यादा है। अब आप ही देख लो, एक घंटे में ये 80 किलोमीटर जाएगी, उसी एक घंटे में ये 95 जाएगी। तो एक घंटे में कितना एक्स्ट्रा जा रही है? आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर। एक घंटे में कितना एक्स्ट्रा जा रही है? 15 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल ही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि एक घंटे में कितना एक्स्ट्रा गई है? 15 किलोमीटर, है ना। तो उसने बताया कि पूरी यात्रा के दौरान जब वे मिलती हैं, देखो जब वे मिलती हैं यानी कि यहां कहीं बीच में मिली होंगी, जब वे मिलती हैं तो एक ट्रेन तेज चलने वाली, यानी कि तेज तो यही चल रही है, इससे 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करती है, अधिक। तो वो अधिक इसलिए भी चली है क्योंकि उसकी चाल ज्यादा थी। तो एक घंटे में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर होता है। तो 180 किलोमीटर की दूरी जब इसने एक्स्ट्रा कवर की है तो कितने समय में की है? अरे भाई चली तो होगी। तो एक घंटे में 15 किलोमीटर, तो 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? 15 से 15, 15 के जितने हिस्से होंगे वही तो समय है। हिस्से मतलब भाग। तो 15 से जाएगा 15 एकम 15, बच गए यहाँ पे 3 और 15 दूनी 30, यानी कि 12 घंटे का समय लगा है इस 180 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में। 15 के हिसाब से 12 घंटे का समय लगा है। बात समझ रहे ना। एक घंटे में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है और पूरी यात्रा के दौरान 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली। इस 180 को अगर 15 के हिसाब से कवर किया जाए तो टोटल समय लगा है 12 घंटे। इसका मतलब यह है कि ट्रेनें 12 घंटे ही चली हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही थी। ये भी 12 घंटे चली है, ये भी 12 घंटे चली है। अब आपसे पूछी है दूरी, तो या तो आप 80 को 12 घंटे चला दो और 95 को 12 घंटे चला दो और दोनों को जोड़ दो। अब जब हमें पता है कि दोनों ट्रेनें चल ही रही हैं और विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चाल जोड़ दो, यानी कि 80 और 95 कितना हो गया? 175 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में 175 किलोमीटर और दोनों ट्रेनें चली हैं 12 घंटे। 12 घंटे ये भी चली है, 12 घंटे ये भी चली है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया और 12 घंटे दौड़ा दिया। 12 पंचे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90, यहाँ आएगा 9, 12 एकम 12 और 9 21, यानी आंसर हो जाएगा 2100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ रहे ना। कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। 180 किलोमीटर कवर किया है क्योंकि चाल एक्स्ट्रा थी 15, यहां से टोटल समय आ गया, यात्रा का समय आ गया। अब बस अब आप इनको दौड़ा दो, चाहो तो अलग अलग दौड़ा दो, 95 गुणा 12 कर लो, 80 गुणा 12 कर लो, क्योंकि 12 घंटे यह भी चल रही है और 12 घंटे यह भी चल रही है, तो चल दोनों रही है, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया और 12 घंटे दौड़ा दिया। यही हमारी दूरी है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि आप क्वेश्चन को अभी समझ जाएं, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टकरा सकता है। तो आज ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों आपको फिर मैं यही क्वेश्चन दूसरी क्लास में लाता, तब तक आप भूल गए होते, है ना। तो चलिए ट्राई कर लेना है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और बता देना कमेंट में, है ना। और जो पिछले में नहीं समझ पाए थे वो आप समझ लो। दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलना शुरू करती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन 80 किलोमीटर ज्यादा जाती है। अरे 80 किलोमीटर ज्यादा इसलिए जा रही है क्योंकि इसकी चाल इससे एक्स्ट्रा है। कितनी एक्स्ट्रा है? 5। तो 5 के हिसाब से 80 किलोमीटर को कवर करने में कितना घंटे लगेगा? 16 घंटे। 16 घंटे यात्रा का समय है।
अब 16 घंटे ये भी चल रही है, 16 घंटे ये भी चल रही है, मतलब दोनों चल रही है, तो 20 और 25 हो गया अपना 45 हो गया ना। लेकिन देखो देखो देखो, दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ यानी कि कैसे चल रही है, विपरीत दिशा में। 45 के हिसाब से जाना है, कब तक जाना है, 16 घंटे तक जाना है। तो 16 पंचे 80, यहाँ आ जाएगा 8, 16 चौके 64 और 8 हो गया 16 चौके 64 और 8 हो गया 72, यानी आंसर हो जाएगा अपना 720 किलोमीटर। ठीक है ना। देखो कितना छोटा सा सॉल्यूशन है, पिछले में हमने अच्छे से सीख लिया था, यहाँ हमने अप्लाई कर लिया है कि ये जो एक्स्ट्रा है किसकी वजह से चल रहे हैं, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा चाल है। 5 के हिसाब से हमने निकाला कि 16 घंटे में इसने 80 किलोमीटर की यात्रा को कवर किया है, और पूरी यात्रा के दौरान 80 किलोमीटर ही तो एक्स्ट्रा उसने चला है। तो हमें ये समय मिल गया कि पूरी यात्रा का समय है 16 घंटे। अब आप चाहो तो 16 घंटे इसको दौड़ा दो, देखो चाहो तो चेक कर लो, 16 दूनी 32, 320 किलोमीटर, और 16 घंटे आप इसको दौड़ा दो, 16 पंचे 80, 8 आएगा, 16 दूनी 32 और 8 हो गया अपना 40, देखो जोड़ लो, आया ना 720। तो अलग अलग करने से अच्छा है कि दोनों को जोड़ के आप दौड़ा दो, ठीक है ना। चलिए, एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद वह 20 और मजदूरों को कार्य पर लगाकर कार्य को समय पर कर देता है। यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाए जाएं तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। कार्य समय का क्वेश्चन है, ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आप ये मान के चलिए। भाई हम तो वो सीख ही रहे हैं ना जो अभी तक आ चुका है, लेकिन आपको वो भी सीखना है जो आने वाला है। कुछ तो चेंजेस होंगे ना आपके पेपर में, तो ये चेंजेस यही हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उसने बोला है कि उसने ठेका ले लिया था कि हम भवन 20 दिन में बना देंगे। फिर हुआ क्या कि 40 मजदूर बस लाए हम काम पर, और 10 दिनों के बाद हमें पता चला कि काम तो नहीं हो पाएगा, तो उसने क्या किया, 20 मजदूर और बुला लिए और काम को बिल्कुल समय पर कर दिया, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है कि अगर अतिरिक्त मजदूर ना बुलाए होते, यानी कि ये 20 मजदूर, तो काम कितने दिनों में पूरा होता। अरे जो एक्स्ट्रा मजदूर आपने बुला के काम कराया है, ये वो काम करते ही नहीं, फिर ये काम किसको करना पड़ता, उन पुराने लोगों को ही करना पड़ता। तो आप सीधी मुद्दे की बात पकड़ो कि आपने ये जो 20 मजदूर बुलाए हैं, इनने काम कितना किया, नहीं आए होते तो ये काम ही नहीं करते, और ये काम बाकी के लोग करते जो स्टार्टिंग से ही काम कर रहे थे। तो इन 20 मजदूरों ने कितने दिन काम किया है, 20 दिन का ठेका था, 10 दिन बीत गए, 20 में से 10 दिन बीत गए, कितने दिन बचे, 10। इन शेष 10 दिनों में ही तो काम किया था इन्होंने। तो 20 दिन में कितना, 20 मजदूर 10 दिन काम करते हैं, यही तो काम किया है उन्होंने। ये जो वर्क है, ये कौन सा कार्य है, जो अतिरिक्त मजदूरों ने किया था, यही तो है अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त वाला, अतिरिक्त वाला। अगर ये नहीं आते तो 20 गुणा 10, ये जो काम आपने किया है, ये काम कौन करता, ये काम वही करते 40 मजदूर जो पहले काम कर रहे थे, यानी कि ये काम 20 मजदूरों ने किया था, ये अतिरिक्त लोगों ने किया था। अगर ये नहीं लगाए होते तो इन 40 को ही करना पड़ता, बस 40 से करा दो, 20 से कम, 20 दूनी 40, 2 से जाएगा अपना ये 5 बार, यानी कि 5 दिन और लग जाते। ये एक्स्ट्रा कार्य, एक्स्ट्रा कार्य अगर ये पुराने लोग ही करते तो ये 5 दिन और ले लेते, यानी कि कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, 5 दिन। आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, है ना। अगर कोई भी ऐसे मतलब जैसे अगर नहीं समझ पाया है तो देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। 20 दिन में बनाने का काम किया, 40 मजदूरों ने 10 दिन किया, यहां देखो 40 मजदूरों ने कितने दिन किया है, 10 दिन, तो कितना काम हो गया, 400 यूनिट काम हुआ। 40 मजदूर 10 दिन तक करेंगे तो 400 मजदूर के बराबर काम हुआ। फिर 20 मजदूर और बुला लिए, तो 40 तो पहले से थे, 20 और आ गए तो 60 मजदूर आ गए, है ना। तो 60 मजदूरों ने कितने दिन काम किया, 10 दिन, तो 600 यूनिट काम और हो गया। तो टोटल कितना काम हो गया है हमारा, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट हो गया, और ये समय पे हो गया। अगर वो बोल रहा है कि 20 मजदूर नहीं बुलाए होते, 20 मजदूर नहीं बुलाए होते, तब क्या होता, तब ये जो आपका 1000 यूनिट काम है ना, आपके कौन करते, 40 ही मजदूर करते शुरू से, शून्य से शून्य, 4 से गया 25 बार, तो आपको लगते 25 दिन, जबकि ठेका कितने दिन का था, 20 दिन।
ठेका कितने दिन का था 20 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा लग गए 5। यही आपका आंसर है। यही बात मैंने आपको डायरेक्ट बताई है कि जो अतिरिक्त मजदूर काम कर रहे हैं, अतिरिक्त मजदूरों ने 10 दिन काम किया, अब यही काम आपको करना पड़ता, जो पुराने मजदूर थे तो वो कितने दिन लेते 4, यानी यही तो एक्स्ट्रा दिन है, 5 दिन जो आपका निकल के आया यही तो अतिरिक्त है ना। तो यही हमसे पूछा है कार्य कितने दिनों में पूरा होता, तो हमसे पूछा है अतिरिक्त मजदूर ना लगाए गए होते तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता। तो कार्य पूरा होता दोस्तों, कार्य पूरा होता हमारा 25 दिनों में। सॉरी, मैंने सोचा कि उसने अतिरिक्त पूछा है, 20 दिन का ठेका था, 5 दिन और लग जाते तो टोटल आ जाता हमारा 25 दिन। तो 25 हमारा आंसर है ना। अगर पूछे कितने दिन अतिरिक्त लग जाते, अतिरिक्त मजदूर ना लगाए गए होते तो कितने दिन एक्स्ट्रा लग जाते, तब आंसर होता 5 दिन। ठीक है ना, आपको अच्छे से इसे देख लेना है। चलिए, एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी को शाम 7 बजे पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम को 5 बजे ए पर पहुंचती है। मिलने का समय ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, ये लो भाई, समझना भी है क्योंकि यहां है ए और ये है अपना बी। अब हुआ क्या है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से कितने बजे निकल गई है 7 बजे, 7 बजे निकल गई और शाम को 7 बजे पहुंची है, यहां 7 बजे पहुंची है। तो मैं आपसे पूछता हूं यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, आप कहेंगे 12 घंटे, 7 से 7 12 घंटे लगे। अब यहां से एक और ट्रेन निकली है जो स्थान बी से निकली है, कब निकली है 9 बजे, और 9 बजे निकलने के बाद शाम को कब पहुंची है, शाम को पहुंची है 5 बजे। कितने घंटे हो गए 5 घंटे, 9 से लेके 5 बजे तक आपको गिन लेना है, 10 11 12 3 घंटे हो गए, 5 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 8 घंटे हुए ना। तो अब हमसे क्या पूछा है, तो शाम को पहुंचती है, मिलने का समय ज्ञात करें। तो पहले दूरी तो निकालो। तो भाई क्वेश्चन ये बन गया कि यहाँ स्थान ए से जो ट्रेन निकली है वह 12 घंटे में पहुंच जाती है, स्थान बी से जो ट्रेन निकली है वह 8 घंटे में इसी दूरी को तय कर लेते हैं। दूरी तो वही है, ए से बी ये जितनी दूरी चलता है यहां से आने वाली ट्रेन भी उतनी ही दूरी कवर करती है। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया अपना 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, यानी कि ये आ गया, ये क्या था, ये तो समय था, ये तो समय था। 12 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना 2, तो ये क्या आ गई हमारी, ये तो हमारी चाल आ गई। अब देखो अब क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मिलने का समय हमें बताना है। तो अब देखो ये निकली थी 7 बजे, यहां से निकली है 9 बजे, यानी कि ये 7 बजे से 9 बजे तक सुबह निकली है, दोनों एक ही दिन निकली है, सुबह निकली है। 7 बजे से 9 बजे तक ये अकेली चली है, बोलो तो कितने घंटे चल गई है, आप कहेंगे 2 घंटे। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, ये इसकी चाल है। 1 घंटे की वैल्यू 12 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 2, 2 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, और ये 2 घंटे तक अकेली चली है जो स्थान ए से निकली थी, क्योंकि ये 7 बजे निकली है, ये 9 बजे, तो 2 घंटे इसने कवर किया, 2 दूनी 4, 24 किलोमीटर का गैप था, 4 किलोमीटर कवर हो गया है, अब बचा है मात्र 20। अब ये जो 20 किलोमीटर की दूरी कवर होगी, अब दोनों ने मिलके यहां से कवर की है, देखो दोनों ने मिलके कवर की है, क्योंकि यहाँ 9 बजे तक ये ट्रेन यहाँ आ गई, अब यहाँ से ये चल रही है और ये भी चल रही है, तो विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 2 की चाल से ये जाएगी, 3 की चाल से ये आएगी, तो दोनों चालों को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है, तो 5 की चाल से जाएंगे, और 5 के हिसाब से 5 चौके 20, यानी कि 4 घंटे का और समय लगेगा। तो 9 बजे के बाद 4 घंटे और लगेंगे, तो 9 तो बजे दोनों साथ में चले थे, 9 बजे के बाद 4 घंटे और, तो 9 के बाद 10 11 12 13, 13 नहीं 1 होता है, यानी कि 1 बजे दोनों मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। 9 बजे के बाद 4 घंटे और लगेंगे, तो कितने बजे मिल जाएंगे, समय बताना है, 1 बजे मिल जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तथा 20 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है तथा 26 दिनों में कार्य हो जाता है। तो छोड़ा गया कार्य है ना, तो छोड़ा गया कार्य एक कितने दिनों में करेगा, आपसे पूछा है। चलिए, आप चाहें तो वीडियो को रोक के इसे सॉल्व कर सकते हैं।
ए और बी एक कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 20 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। देखो काम था कि जब आप ए और बी से काम कराओगे, ए और बी से काम कराओगे तो काम तो देखो 24 दिन में हो जाएगा। अब हुआ क्या है कि 20 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ दिया है 20 ही दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। जबकि काम कितने दिन करने आना था? ए को भी 24 दिन आना था, बी को भी 24 दिन आना था। यानी कि इस भाई ए ने कितने दिन का काम छोड़ दिया है? 4 दिन का। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा है? उसका प्रभाव ये पड़ा है कि तथा 26 दिनों में कार्य हो जाता है, यानी कि 26 दिन तक काम चला है। अब 26 दिन तक काम करने कौन आया है? भाई ए तो चला गया था। 26 दिन तक काम करने आया है अपना बी। कितने दिन आया? 26 दिन। अब देखो 24 दिन तक तो बी को वैसे भी आना ही था, क्योंकि यहां लिखा है ए और बी 24 दिन तक आएंगे काम पे। इसको ये 2 दिन एक्स्ट्रा आने पड़े। बोलो आने पड़े ना, 2 दिन एक्स्ट्रा। किसकी वजह से? ए की वजह से। अब बी जब भी ए को मिलेगा तो जरूर बोलेगा कि तेरी वजह से मुझे 2 दिन और काम करना पड़ा, क्योंकि तूने 4 दिन का काम छोड़ दिया था। तो यहां से हम कार्य क्षमता उठा लेंगे कि ए जो काम 4 दिन तक करता है वही काम बी करता है 2 दिन तक। देखो अगर ये 4 दिन का काम नहीं छोड़ता तो अपने इस भाई बी को 2 दिन तक काम एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। यानी कि ए जो काम 4 दिन में निपटा सकता था, बी ने उसको 2 दिन में निपटाया है। कटता है काट लो, 2 एकम 2 दूनी 4। ए नीचे आएगा बी, नीचे क्यों आएगा? बी गुणा में है, पक्षांतर करोगे भाग में यानी नीचे आता है। सामने बचा है 1, 2 को उस साइड ले जाओगे नीचे आ जाएगा 2। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, मतलब ये आ गई हमारी क्षमता। सबसे पहले हमें क्षमता ही चाहिए होती है। अब तो छोड़ा गया कार्य ए कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। छोड़ा गया कार्य नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि तो कार्य ए कितने दिनों में करेगा, है ना? तो ए कितने दिनों में करेगा क्या? तो कार्य, बस इतना। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी गलती हो गई है ना, क्योंकि छोड़ा गया कार्य क्यों पूछेगा? छोड़ा गया कार्य तो इसने कर दिया 2 दिनों में, क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता। ए ने कितने दिन का किया? 4 दिन का छोड़ा था, कितने दिन में कर दिया? 2 दिन में। क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है, ये क्यों पूछेगा? आपसे पूछेगा तो कार्य ए कितने दिनों में करेगा, है ना? हो जाता है कई बार टाइपिंग के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि बोल के टाइप करो तो कुछ का कुछ सुन लेता है ना? तो आपको ये क्वेश्चन सुधार लेना है। चलिए, तो भाई काम है कितना? आप काम निकाल लो। तो भाई काम किससे कराना है? ए की क्षमता है 1। अब टोटल वर्क हमें चाहिए, टोटल वर्क हमें चाहिए। तो टोटल वर्क इतना है कि ए और बी 24 दिनों में करते हैं, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। ए 1 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है, और ये काम हो जाता है 24 दिनों में। तो ये हो गया अपना टोटल वर्क। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उसने कहा है कि ए और बी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। ए 1 यूनिट करेगा, बी 2 यूनिट, दोनों मिलकर 24 दिनों में करेंगे, तो 3 गुणा 24 टोटल वर्क हो गया। किससे कराना है? ए से। तो लो भाई 24 या 72 है कुल कार्य, और यही कार्य हमें किससे कराना है? ए से, और ए की क्षमता है 1। 1 से भाग कराओगे कुछ भी नहीं, 72 ही आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कहे बी से कराना है तो आप 2 से भाग करा देना, बी 36 दिनों में कर देगा, है ना? तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ थोड़ी सी गलती थी, गलती के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है ना? तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप का जरूर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में कई शिफ्टों में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है ना? तो चलिए फिर अभी हमारे 12 क्वेश्चन हो गए हैं, और कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चन लाने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आपके बीच ला रहा हूँ, जो जरूर आपके एग्जाम का पार्ट बनेंगे। आने वाले एग्जाम में आप पाएंगे कि हाँ, कन्फर्म क्लासेस वाली सर ने जो हमें पढ़ाया था, हमें एग्जाम में वही आ रहा है। दोस्तों लगभग 4 बार एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है कांस्टेबल रैंक का, इस बार भी मेरा क्वालिफाई है। तो ज्यादा ना सही, लेकिन मुझे इतना तजुर्बा हो चुका है कि मैं किसी बच्चे का एग्जाम क्लियर करा सकता हूँ। तो थोड़ा सा आपको विश्वास मुझ पर रखना पड़ेगा, और आने वाले एग्जाम के बाद आपका मैं आप जो मुझ पर विश्वास रख रहे हैं, जो मुझसे उम्मीद रख रहे हैं, मैं 101 उन उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।
तो चलिए फिर इसी तरीके से क्लास को ज्वाइन करते रहिए, किसी भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है और हो सके तो क्लास को अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक शेयर जरूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।